नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार सृजन के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नवनियुक्त युवाओं ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। विकसित केरलम के जरिए अमित शाह ने दक्षिण में फूंका भाजपा का बिगुल। कहा, दक्षिणी राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत नहीं संभव। एलडीएफ और यूडीएफ के चक्र से निकलकर एनडीए सरकार बनाने का आह्वान। अहमदाबाद विमान हादसे पर एएआईबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई अहम खुलासे। दुर्घटना का कारण दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होने की बात आई सामने। अंतिम निष्कर्ष के लिए पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वराज की रक्षा के इस प्रमुख स्तंभ को बताया देशवासियों की प्रेरणा। ईगा श्वांतेक ने रचा इतिहास। फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से हराकर जीता विंबलडन खिताब। टूटा 114 सालों का रिकॉर्ड। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोजगार मेले के तहत हजारों नियुक्ति पत्र जारी किए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुई हैं। इसके तहत विभिन्न राज्यों में हुए कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। तो नियुक्ति पाने वाले युवा भी सरकार की पारदर्शी नीतियों से काफी खुश नजर आए। 51,000 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार में पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुई हैं। इनमें अकेले भारतीय रेलवे की ही 40,000 से अधिक नियुक्तियां शामिल हैं। पीएम ने सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत की 2 असीमित शक्तियां बताया। कहा, सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। पीएम ने सरकार द्वारा बिना पर्ची बिना खर्ची लाखों नौकरियां उपलब्ध कराए जाने को रेखांकित किया। 5 देशों के हालिया दौरे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वहां हुए समझौतों का लाभ भारतीय युवाओं को होगा। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। पीएम ने कहा कि सरकार का जोर निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। पीएम ने इसके लिए ईएलआई स्कीम जैसे कदम गिनाए, जिनसे करोड़ों रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है। यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व स्तर पर जारी जन कल्याण परियोजनाओं से आर्थिक अवसर बढ़े हैं।
देश में आर्थिक असमानता तेजी से कम हो रही है। आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही है, हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। कार्यक्रम में देश भर के 47 स्थलों से नवनियुक्त युवा जुड़े। रोजगार मेले की ये पहल रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दिखाती है। इसके तहत अब तक 10 लाख से अधिक पक्की सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 16वीं रोजगार मेले के तहत देश भर के 47 स्थलों से नवनियुक्त युवा जुड़े। 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के साथ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति हुए युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताया। 16वें रोजगार मेले के तहत राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 10 सरकारी विभागों के 210 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हर्ष मल्होत्रा ने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मंच से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें रोजगार देकर हमारे भविष्य को सुनिश्चित किया। मेरा चयन वित्त विभाग में पंजाब नेशनल बैंक में सीएसए के रूप में हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का रोजगार मेला के अवसर पर हमको नियुक्ति पत्र देने के लिए और देश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि निवेश के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार नए रोजगारों के लिए भी समर्पित है। प्रधानमंत्री देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में लगातार नौकरियों के सृजन का विषय आगे बढ़ता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी उन्होंने विशेष रूप से देश के नौजवानों से विकसित भारत में योगदान देने का आह्वान किया। वहीं असम के गुवाहाटी के मालीगांव में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रेलवे मुख्यालय के रंग भवन में रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विभागों में नवनियुक्त युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पिछले 11 साल की जो सफल विकास यात्रा जिस रूप दी गई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व ने, आज इसके वजह से भारत दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वाराणसी में भी 16वें रोजगार मेले के तहत अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वाराणसी के बनारस रेल कारखाना के हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। पक्की सरकारी नौकरी भी और स्वरोजगार के अवसर भी। देश भर के 51,286 सफल अभ्यर्थियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश के युवाओं को अनेक योजनाओं द्वारा नए अवसर दिए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज 16वां रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आयोजित किया गया। रेलवे के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर आयोजन उन्होंने किया और सभी 51,000 से अधिक हमारे युवा साथी जो आज परमानेंट नौकरी के साथ केंद्र सरकार के साथ जुड़े हैं, सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ।
वहीं वाराणसी में आयोजित रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। मेरी पोस्टिंग कमर्शियल डिपार्टमेंट में हुई है, असिस्टेंट पोर्टर के पद पे। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, मैं इसलिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। असिस्टेंट कोर्स की पोस्टिंग हुई है हमारी भी, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी नियुक्ति कमर्शियल डिपार्टमेंट में हुई है और मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रोजगार मेले के जरिए केंद्र सरकार रोजगार सृजन करने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के 1 महीने बाद आज शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, तो बहुत कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब सामने आना अब भी बाकी है। सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की बात कही है, तो एविएशन एक्सपर्ट्स कई संभावनाओं की बातें कह रहे हैं। इस बीच भारतीय एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ने बयान जारी करके विमान के पायलटों की किसी संभावित गलती को सिरे से खारिज किया है। AAIB की जांच रिपोर्ट में अहम खुलासे। दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई हुई थी बंद। कॉकपिट में पायलटों के बीच संवाद का भी जिक्र। सिर्फ शुरुआती जांच रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट का इंतजार। बीते महीने 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से कुछ तथ्य सामने आए हैं। हालांकि पूरी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना है। विमान के दोनों इंजन फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। दोनों इंजन ने रीलाइट की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इंजन 1 कुछ हद तक तो रिकवर करने लगा, इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में कॉकपिट में पायलट के बीच बात को भी सामने रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपात परिस्थिति को देखते हुए स्वतः सहायता करने की कोशिश की। हालांकि रैम एयर टरबाइन और APU जैसी प्रणालियों को सक्रिय करने के बावजूद विमान क्रैश होने से नहीं बच सका। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी था। तो एक बात स्पष्ट है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं है। दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह पर रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। हादसे की विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। रिपोर्ट को लेकर सरकार का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआती जांच रिपोर्ट है, इसलिए इसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। Very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर एविएशन एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इसके आधार पर अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। We should congratulate our Civil Aviation Minister and Government of India to decide that this investigation will be held in India and will be conducted by India, because previously there were some reports that these black boxes will be going to US, and that gets into the gray area, you know, same company, same country conducting the investigation. So one pilot surprisingly is asking the other pilot, did you cut off the fuel? So it means the fuel supply to the engines have just cut off because of some technical malfunction, in my opinion. And there have been a report in 2018 by the FAA which says that this malfunction can take place, and in 2019
the Japanese airline, Nippon Airlines, aircraft 787 on landing in Jan 2019 had both engine failures on same 787. In the cockpit, the pilot is there is a discussion, because when the pilot flying feels that there is no power, he says, obviously he says, why did you cut off? He says, I didn't do it. So there is a denial from the pilot side also that he did not do it. So whatever happened automatically. All I am saying is automatically the switches don't move. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लगाए जा रहे तमाम कयासों के बीच एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया है और कहा है, प्रारंभिक जांच की दिशा पायलट की गलती की ओर कथित तौर पर झुकाव का संकेत देती है। हम इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं और निष्पक्ष तथ्य आधारित पूर्ण जांच पर जोर देते हैं। 12 जून के विमान हादसे में विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी यात्री और क्रू मेंबर मारे गए थे। इस घटना के बाद से वैश्विक नियमों और मापदंडों के अनुसार हादसे की जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस लिहाज से शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मराठा काल के 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के 11 किले हैं, वहीं तमिलनाडु का एक जिंजी किला भी सूची का हिस्सा है। सभी किले 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने थे। पेरिस में यूनेस्को की 47वीं बैठक में इस सूची का ऐलान किया गया। इससे मराठा इतिहास और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब भारत की कुल 44 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो गई है। मराठा साम्राज्य की सैन्य विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मराठा किले सैन्य शक्ति निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण। छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा के प्रमाण। सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे। ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे। वेग जिनका यूं कि जैसे काल की अंगड़ाइयां हों, उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। भारत की मराठा सैन्य विरासत अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा बन गई है। इन किलों को विश्व धरोहर घोषित करने का फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 47वीं बैठक में लिया गया। भारत के अब तक 44 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बन चुके हैं। यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, इस सम्मान से हर भारतीय गदगद है। इन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 भव्य किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में है। जब हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो हम इसे सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण पर जोर से जोड़ते हैं। महान शासक किसी भी अन्याय के आगे न झुकने के अपने साहस से हमें प्रेरित करते हैं। मैं सभी से इन किलों को देखने और मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का आह्वान करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह सभी देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है जब यूनेस्को ने महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से जुड़े 12 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। अभी कुछ ही दिन पहले रायगढ़ किले पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से जुड़े प्रतीकों से आत्म साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये किले हिंदवी स्वराज की रक्षा के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और यहीं से स्वभाषा तथा स्व संस्कृति के प्रति करोड़ों देशवासियों को सतत प्रेरणा मिलती रही है। विश्व धरोहर स्थलों में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसमें महाराष्ट्र के 11 किले और तमिलनाडु का एक किला शामिल है। महाराष्ट्र में स्थित किले सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में स्थित किले जिंजी किला,
मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स उस भौगोलिक और सामरिक नेटवर्क को कहते हैं जो मराठा साम्राज्य की सैन्य ताकत और रणनीति की रीढ़ थे। ये स्थान किलों, पहाड़ियों, नदियों और घने जंगलों से सुसज्जित थे, जिनका उन्होंने युद्ध और रक्षा दोनों के लिए कुशलता पूर्वक उपयोग किया। इनके कारण मराठाओं को कई बार बड़ी सेनाओं का सामना करने में सफलता मिली और वे भारतीय इतिहास के महान सैन्य रणनीतिज्ञों में गिने गए। 12 किलों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर। किलों को पहाड़ी यानी पहाड़ी पर स्थित, पहाड़ी वन यानी घने वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्र में स्थित, पहाड़ी पठारी किला यानी पहाड़ी पठार पर स्थित, तटीय क्षेत्र के किनारे और द्वीपीय किला यानी समुद्र से घिरा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित किले सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी। पहाड़ी वन क्षेत्र प्रतापगढ़, पहाड़ी पठारी किला पन्हाला, तटीय किला विजयदुर्ग, द्वीपीय किला खंडेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत आने वाले स्थल शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हालत, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला। महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत आने वाले स्थल सालहट, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़ किला। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का विकास 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ये परिदृश्य एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी कल्पना मराठा शासकों ने की थी। यह परिदृश्य इलाके और भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिणाम है, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं, कोंकण तट, दक्कन पठार और भारतीय प्रायद्वीप में पूर्वी घाटों के लिए विशिष्ट हैं। मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 1670 ईस्वी में हुई और यह बाद के नियमों के माध्यम से 1818 ईस्वी तक पेशवा शासन तक जारी रही। शिवाजी महाराज का सैन्य प्रशासन सुव्यवस्थित था, जो योग्यता, रणनीतिक दुर्ग नियंत्रण और नौसैनिक शक्ति पर निर्भर था। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में किले बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए किलों का उपयोग एक मजबूत आधार के रूप में किया। शिवाजी के पास लगभग 240 किले थे, जो मराठा साम्राज्य की सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण थे। किले का महत्व सुरक्षा। किले रणनीतिक स्थानों पर बनाए गए थे, जो दुश्मन के हमलों से राज्य की रक्षा करते थे। सैन्य अड्डे। किले सैन्य बलों और हथियारों के लिए अड्डे के रूप में काम करते थे। प्रशासनिक केंद्र। कुछ किले प्रशासनिक कार्यों के लिए भी उपयोग किए जाते थे। संचार। किले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे संचार और जानकारी का आदान प्रदान आसानी से हो पाता था। नौसैनिक शक्ति के महत्व को समझते हुए छत्रपति शिवाजी ने कोंकण तट पर एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया। इस बेड़े ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये किले न केवल गौरवशाली मराठा साम्राज्य की आन बान और शान के प्रतीक हैं, बल्कि वीरता, अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, वास्तुकला और नवाचार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मराठा दुर्ग का हर पत्थर शौर्य का अमिट शिलालेख है। ये दुर्ग वीरता के प्रेरणा पुंज हैं, जो पीढ़ियों को पराक्रम की सीख देते हैं। ये किले कीर्ति के ध्वज हैं, जिन्होंने एक साम्राज्य के इतिहास को आकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर थे। उन्होंने मौजूदा केरल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने UDF और LDF पर केरल को लूटने का आरोप लगाया और अगली बार भाजपा को जिताने की बात कही। अमित शाह ने भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया तो भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। केरल दौरे पर गए गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लोगों से बदलाव के लिए LDF या UDF के बजाय NDA और भाजपा को वोट देने का आह्वान किया।
विकसित केरलम सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे अमित शाह ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना केवल एक विकसित केरल से ही संभव है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी है। विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं है। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने बारी बारी से शासन किया, लेकिन केरल के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु, ओडिशा और असम में भाजपा की सरकार बनी है, वैसे ही केरल में 2026 में चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एलडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, केरल की जनता ने कई साल तक दोनों को मौके दिए, मगर दोनों ने किया क्या? हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की निर्मिति, एपीसमेंट और देश विरोधी तत्वों का केरल में पनाहगाह बनाने का काम किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास, इसके ऊपर कैडर का विकास है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर के विकास के ऊपर विकसित केरलम है। इस दौरान अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की केरल इकाई के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन भी किया। अमित शाह ने कार्यालय भवन के सामने एक पौधा भी लगाया और नए कार्यालय के केंद्रीय कक्ष में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय केजी मरार की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये अत्याधुनिक कार्यालय 7 मंजिला है और 60,000 वर्ग फुट में फैला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर थे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा अमित शाह कन्नूर में तालीपरम राजराजेश्वर मंदिर भी पहुंचे। यहां अमित शाह ने पूजा अर्चना की। पिछले वर्ष भारत ने विश्व मंच पर सक्रियता से भाग लिया तथा एक व्यावहारिक विदेश नीति का प्रदर्शन किया, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विदेश मंत्रालय ने इन प्रयासों को आगे बढ़ाया और साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करके वैश्विक निकायों में सुधारों को आगे बढ़ाकर तथा ग्लोबल साउथ का समर्थन करके राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाया। वैश्विक आर्थिक बदलावों और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में एक सक्रिय आवाज बना हुआ है। भारत की विदेश नीति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। इसका एक प्रमुख कारण G20 में भारत का अभूतपूर्व नेतृत्व भी था। अपनी पिछली अध्यक्षता के आधार पर भारत ने ट्राइका में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग किया। रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान और उनके मानव केंद्रित दृष्टिकोण की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। अफ्रीकी संघ की G20 में स्थायी सदस्य के रूप में भागीदारी 2023 में भारत के प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण था। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की भी मेजबानी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव रखा। बहुपक्षीय मंचों से परे भारत ने 35 देशों के साथ अनेक स्तरों पर द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत किया, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत के राजनयिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। भारत ने अपने निर्णयों से पड़ोसी प्रथम की अपनी नीति पर हमेशा अमल किया है। जून 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब शपथ ग्रहण समारोह में कई पड़ोसी देश के नेता भी शामिल हुए, जिससे मजबूत क्षेत्रीय संबंधों को और बल मिला। भारत हमेशा संकट के समय मानवीय सहायता के लिए तत्पर नजर आया। मुश्किल दौर में मानवीय सहायता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जारी रही, विशेष रूप से अफगानिस्तान में, और जहां उसने संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ मिलकर महिलाओं सहित अन्य लोगों को महत्वपूर्ण आपूर्ति और छात्रवृत्तियां प्रदान की। उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन से लेकर प्रत्यक्ष सहायता और द्विपक्षीय वार्ताओं तक भारत की उपस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न्याय संगत और स्थिर वैश्विक वातावरण को आकार देने में भारत की गतिशील भूमिका को रेखांकित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में चौक स्थित श्री काली जी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद नवनिर्मित शंकराचार्य भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मां काली की कृपा से भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और पायलटों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। पूरी तरह से आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और पायलटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मां काली के एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने प्रदेश भाजपा संगठन को और भी मजबूत करने के लिए गहन चर्चा की। इसके अलावा पार्टी की नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं, महिलाओं, आदिवासी समाज और किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार हुआ। लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो अब बिहार चुनाव से पहले भी राहुल गांधी इसी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। राहुल के आरोपों पर भाजपा ने जमकर हमला बोला है, तो राहुल गांधी के बयानों को हार की हताशा करार दिया है। इस बीच बिहार के वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण का काम जारी है। बिहार में चुनाव के नजदीक आने के साथ राजनीतिक दलों के बीच मतदाताओं को लेकर रार बढ़ती जा रही है। ओडिशा में संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चोरी की गई, उसी तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद ताजा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन बिहार में होने वाली हार को पहले ही भाप गए हैं, जिसके चलते ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीयत में ही हमेशा खोट और चोरी रही है। इंडी गठबंधन बिहार में होने वाली करारी हार को पहले से ही साजिश और चुनाव आयोग पर दोष मढ़कर ढकना चाह रहा है। जनता करारा जवाब देगी और जंगल राज को फिर विपक्ष में ही बिठाएगी। वोट चोरी नहीं, उनकी नीयत में हमेशा खोट और चोरी रहती है। चारा की चोरी, अलकतरा की चोरी, दवा घोटाला की चोरी, वर्दी घोटाला की चोरी, दूध की चोरी, सब क्या है? घोटाला चोरी है ना। तो चोरी उनको मुबारक हो, यहाँ किसी की नीयत में कोई खोट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट जांच सुधार को रोकने से मना कर देने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। विपक्ष ने दावा किया कि इस प्रक्रिया से लाखों नागरिक मतदाता सूची से वंचित हो जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, अपराध करवाए राजद वाले, तोहमत लगे सरकार पर, वहारे गठबंधन धर्म। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाते हैं गुड़ अम्मे से परहेज। ये ठीक नहीं। वैसे एक बात बताऊं, अब बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती, बल्कि उन माफियाओं को ठोक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वाले को यह बात समझना चाहिए। बेंगलुरु में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के उस कदम पर सवाल खड़े किए हैं जिसके तहत आवारा कुत्तों को चिकन बिरयानी वितरण करने की बात कही गई।
भाजपा ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जनता के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। सेंट्रल जिला अध्यक्ष सप्तगिरी गौड़ा ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि एक और गैर सरकारी संगठनों से गरीब बच्चों के लिए कपड़े और आर्थिक सहायता मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के आवारा जानवरों को नियंत्रित करने के बजाय आप उन्हें मांसाहारी भोजन दिए जाने के लिए करोड़ों रुपयों की योजना लेकर आ रहे हैं। दरअसल वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने बेंगलुरु में लगभग 5000 आवारा कुत्तों को प्रतिदिन चिकन और चावल सहित भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की है, जिसकी लागत 2.88 करोड़ रुपए है। डीडी न्यूज से बात करते हुए बेंगलुरु सेंट्रल जिला अध्यक्ष सप्तगिरी गौड़ा ने कहा कि बीबीएमपी का काम आवारा कुत्तों को नियंत्रण करना है, ना कि उनको खिलाना। This corrupt, bankrupt government doesn't have money even to pay for the shoes and socks of the children, the poor children nowadays. And the Deputy CM himself has come on records and come to the media and told that we don't have money. Please, someone has to, some NGOs, some companies has to come and take over this charge and please come and pay for this. This is the statement made by the D.K. Shivakumar himself, the Deputy Chief Minister, and here they have planned for about 2.8 crores rupees just to feed the stray dogs, that too a non-vegetarian this thing. This is unnecessary. बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहा है। आयोग के अनुसार 12 जुलाई की शाम 6 बजे तक कुल 6,32,59,497 यानी कि 80.11% गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। यह दर्शाता है कि हर 5 में से 4 मतदाता पहले ही अपने फॉर्म जमा करा चुके हैं। इस प्रक्रिया को तीव्र गति देने के लिए 77,895 मौजूदा बीएलओस के साथ 20,603 नए बीएलओस को भी मैदान में उतारा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य भर के 243 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और 963 सहायक AEROs को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लगातार निगरानी में रखा गया है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने में राजनीतिक दल भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सभी दलों द्वारा नियुक्त किए गए 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स भी घर घर जाकर नागरिकों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि 24 जून 2025 की मतदाता सूची में दर्ज हर मतदाता का नाम सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं, 4 लाख से अधिक स्वयंसेवक वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और अन्य कमजोर वर्गों की सहायता के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। गणना प्रपत्रों की 100% प्रिंटिंग पहले ही पूरी की जा चुकी है और वितरण भी लगभग पूरा हो चुका है। यदि ये रफ्तार बनी रही तो 25 जुलाई 2025 की निर्धारित समय सीमा से पहले ही अधिकांश फॉर्म एकत्र हो जाने की संभावना प्रबल है। यह बिहार में मतदाता और समावेशन और लोकतांत्रिक सहभागिता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। शनिवार को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि गुरुदेव ने सदैव मानव सेवा और जीव कल्याण को सर्वोपरि रखा है। अपने तप और ज्ञान से करोड़ों जीवन को आलोकित किया है। हमारे देश और संस्कृति में गुरु वंदन की समृद्ध परंपरा रही है, अध्यात्म की परंपरा रही है। गुरु ने युगों युगों से मानव जीवन और समाज को धर्म, करुणा एवं सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। देश भर में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तो हो ही रहा है, साथ ही रेल यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए एक आधुनिक सुविधाओं से लैस इंक्लोजर बनाया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का हिस्सा रहेगा। यह इंक्लोजर एक वक्त में 6000 से ज्यादा यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करेगा। दिल्ली डिवीजन के डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। हमारे साथ दिल्ली डिवीजन के डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में काफ़ी डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, क्या कुछ सर डिटेल आप बता सकते हैं सर हमारे? यात्री सुविधाओं का विकास करना, जो सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा देना, ये रेलवे की पिछले कई सालों से
पॉलिसी रही है, जिसमें हम लोग सारे स्टेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टेशन का कर रहे हैं। और एक जो प्राइम स्टेशन है वो नई दिल्ली स्टेशन है, उसी कड़ी में ये एक यात्री आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। और फ्यूचर में आने वाले दिनों में कुछ वर्षों के बाद इस पूरे स्टेशन का स्वरूप ही बदल जाएगा। आप एयरपोर्ट और इस स्टेशन में अंतर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो मंत्री जी कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उस दिशा में सर कितना आपको लगता है सर ये कार्य हो रहा है? जो हमारे माननीय मंत्री जी का जो प्रयास है कि सारे तरह के पैसेंजर्स को समुचित अच्छा मतलब अच्छी तरह की सुविधाएं दी जाए, तो उसी के प्रयास में कड़ी में ये सुविधा का भी विकास किया जा रहा है। इसमें डबल हाइट की शेड्स बनाए जा रहे हैं। अभी तक जो यात्री हमारे आते थे, जो अनरिजर्व पैसेंजर्स थे, गर्मी में शेड के नीचे, शेड भी नहीं कहते थे क्योंकि मेक शिफ्ट रहता था, अचानक वो भीड़ सीजनल बढ़ती थी तो टेंट के नीचे खड़े रहते थे, जब तो वो बरसात आने पे भीग भी जाता था और काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ये डबल हाइट का शेड बन रहा है जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन और फोर्स वेंटिलेशन दोनों का मिक्सचर रहेगा और काफ़ी बड़ा एरिया बन रहा है। तकरीबन 6000 यात्री इसमें आराम से बैठ जाएंगे। सबके यहाँ पे सुविधाएं जो दी जा रही हैं, पानी की अच्छी सुविधा दी जाएगी, ठंडे पानी की सुविधा रहेगी, टॉयलेट्स दिए जाएंगे और सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ भी प्रदान की जा रही हैं, तो जिसके कारण से सुविधाएँ जो हैं वर्ल्ड क्लास ही रहेंगी यहाँ पे। तो ये थे पुष्पेश त्रिपाठी जिनका साफ कहना कि हर वर्ग और हर स्तर पर जो है सुविधाओं का जो है एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है यात्रीगणों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगा। दिल्ली से राजेंद्र भंडारी के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़ दिल्ली। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समीक्षा बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बताया कि दिल्ली सचिवालय में कांवड़ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा उपस्थित रहे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिव भक्तों की सेवा में कोई कमी न रहे। इस वर्ष 374 पंजीकृत कांवड़ समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 48 घंटे के भीतर अनुमति दी गई है। प्रत्येक शिविर को 1200 यूनिट मुफ्त बिजली, सरल मीटर कनेक्शन और सिक्योरिटी डिपॉजिट में 75% की राहत दी गई है। ट्रैफिक, पुलिस, स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्थाओं को हर स्तर पर पुख्ता बनाया गया है। समितियों को कुल राशि का 50% आयोजन से पहले और शेष डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। हमारे लिए कांवड़ यात्रा जनसेवा का अवसर है। हमारा प्रयास है कि ये यात्रा श्रद्धा, सुरक्षा और सुशासन के साथ पूरी गरिमा में संपन्न हो। हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। ये एक ऐसा अभियान है जो धर्म के नाम पर धोखा देने वालों को बेनकाब कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो फर्जी साधु संत धार्मिक भेष में जनता को गुमराह कर रहे हैं और विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ बिना देरी के सख्त कार्रवाई हो। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के आदेश पर हरिद्वार जिले की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का वेश धारण कर आमजन को गुमराह कर रहे थे। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि अभियान के तहत संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के में एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने ऑपरेशन कालनेमी पर पुलिस को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि परिषद भी ऐसे कालनेमियों को पुलिस के हवाले करेगी। देहरादून से लेकर हरिद्वार तक जितने भी कालनेमी थे वो सब पकड़े गए। डीजीपी साहब ने जो मुहिम छेड़ी है बहुत ही अच्छी बात है। जो भी कोई हमारे यहाँ हरिद्वार में आता है वो हमारा अतिथि है, उसकी वो सुरक्षा देना हमारा कार्य है, सरकार का काम है। हम सबको सहयोग करना चाहिए। जितने भी कालनेमी है इनको हम भी पकड़ करके पुलिस को सूचना देंगे, पुलिस इनको जेल ले जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बारिश के बीच स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से कोतवाली नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान शिव चौक, मीनाक्षी चौक और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस समेत कई संवेदनशील स्थानों पर आमजन को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया। एसएसपी ने निर्देशित किया कि शिव भक्तों की सेवा में कोई कोताही न हो। साथ ही उन्होंने पेट्रोलिंग, ड्रोन से निगरानी, डायवर्जन प्लान का पालन और सोशल मीडिया पर निगरानी सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। हमारे श्रद्धालु जो आते हैं विभिन्न स्थानों से विभिन्न स्थानों को जाते हैं, उनको उनकी यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए सारा फ्लैग मार्च इत्यादि किया जा रहा है तथा सबसे वार्ता भी की जा रही है, एक संवाद स्थापित किया जा रहा है और कोई समस्या भी वही पूछा जा रहा है और बाकी जो है ट्रैफिक व्यवस्था की जो डायवर्जन है वो भी किया जा रहा है। कैमरों से निगरानी की जा रही है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। भारत मंडपम में 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले 3 दिवसीय स्टील मार्केट इन्फो का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया। इन्फो में भारत और विदेश से लगभग 10,000 से अधिक व्यापारी और आयातक इस इन्फो में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जो बर्तन, किचनवेयर, घरेलू और रसोई के उत्पादों का अनुभव ले रहे हैं। देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। स्टील मार्केट इन्फो के जुबली समारोह के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्टील उद्योग के योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टील उद्योग से जुड़े लोगों की मेहनत, इनोवेशन में भारत का दम दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इन्फो में ऐसे भी उद्यमी हैं जो चीन को स्टील निर्यात करते हैं। अभी एक स्टॉल पे तो मैं गई तो उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं ये चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं, पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करने वाले को हमारे देश से सामान भेजा जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इतना सुंदर सुंदर मीनाकारी के, इतने सुंदर सुंदर तांबे के, कांसे के, स्टील के बर्तन यहाँ देख करके एक महिला जाग गई मेरे अंदर। स्टील मार्केट इन्फो में 130 स्टॉल सजे हैं। 10 देशों के लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि वर्तमान में भारत का स्टील उद्योग चीन को मात देने का मादा रखता है। बात भारत की हो तो देश में 6,000 से अधिक बड़े और छोटे निर्माता इस उद्योग से जुड़े हैं और तकरीबन 2 लाख से अधिक व्यापारी इस उद्योग को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। जो हाउसवेयर का मार्केट है, एक्चुअल में चाइना जो कम्पिटिटिव प्राइस में चाइना जो प्रोडक्ट दे पा रहा था वो हम लोग इंडिया में नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चाइना का प्रोडक्ट है उनको यूज एंड थ्रो लोग बोलने लगे, उनमें क्वालिटी नहीं है, इसीलिए वो लोग अभी यूज एंड थ्रो होकर उनका मार्केट कम हो गया। और कोरोना काल के बाद में हर पूरे वर्ल्ड की जो नज़र है वो इंडिया के मार्केट की तरफ है। स्टॉल लगाने आए वीआईपी कटलरी के निखिल रस्तोगी मानते हैं कि भारत का स्टील उद्योग प्रगति के पथ पर है। BIS जुड़ जाने के बाद इस ग्रोथ को और अधिक रफ्तार मिली है। प्रोग्रेसिव है काफ़ी, BIS आ गया इसके अंतर्गत, तो उसने अपने नॉर्म्स फाइनल करें कि ग्रिड ये लगेगा स्टील के अंदर, इससे नीचे ग्रिड नहीं बनेगा, तो सबके लिए गुड है, हेल्थ के लिए भी और हर चीज़ के लिए भी, तो अच्छा ग्रोथ होगा इसका। एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, सिल्वर जुबली स्टील मार्केट इन्फो का है। चौधरी साहब ने बहुत मेहनत करी है स्टील व्यापारी को सब एक मंच पे लाने की और बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टील के लिए। भारत के स्टील उद्योग के ग्रोथ की धूम पूरी दुनिया में है। 2030-31 तक 300 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। स्टील मार्केट इन्फो इस लक्ष्य को हासिल करने और दुनिया में भारत के बाजार को फैलाने में मददगार साबित होगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में ईदगाह रोड पर एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। इस दुर्घटना की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग मलबे के नीचे दब गए। हालांकि सूचना के तुरंत बाद बचाव दल के सदस्य रेस्क्यू अभियान में जुट गए। NDRF और अन्य सहायक एजेंसियों की मदद से अब तक कई लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान जारी है। जापानी तटरक्षक बल के जहाज
इत्सुकुशिमा का भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास संपन्न हो गया है। भारत और जापान के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूती देने के उद्देश्य से जापान का यह जहाज 50 से अधिक प्रशिक्षु अधिकारियों को लेकर 7 जुलाई को चेन्नई पहुंचा था। एक सप्ताह की चेन्नई यात्रा के दौरान इत्सुकुशिमा ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक्सरसाइज जामाता नाम के संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग लिया। जामाता का अर्थ है बाद में मिलते हैं। इस 5 दिवसीय दौरे के दौरान समन्वित युद्धाभ्यास जैसे बोर्डिंग ऑपरेशन, स्टेशन कीपिंग और अग्निशमन अभ्यास सत्र आयोजित किए गए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर से गिरफ्तार छांगुर बाबा की ओर इशारा करते हुए कहा कि भय और लालच के जरिए अनुसूचित जातियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसे लेकर राज्य सरकार सख्त है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपने पक्ष को रखते हुए ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गई। दरअसल जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट भी दिए गए। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जिले में सक्रिय 23 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला और 14 पुरुष नक्सली शामिल हैं। तेलंगाना में प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के 6 सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन सभी ने भद्राद्री कोठागुडेम जिले में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इस वर्ष अब तक कुल 300 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मिजोरम में प्रतिबंधित हथियार और गोला बारूद जब्ती के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए के मुताबिक जब्त हथियार एक बांग्लादेशी उग्रवादी समूह को भेजे जाने थे। दरअसल एनआईए 15 जनवरी को मिजोरम पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। मामला अजीत कुमार की हिरासत में मौत से जुड़ा है। अजीत कुमार एक मंदिर में गार्ड के रूप में तैनात थे। शिवगंगा जिले में पुलिस ने गार्ड अजीत कुमार को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपने पक्ष को रखते हुए ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गई। दरअसल जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट भी दिए गए। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने विंबलडन 2025 महिला सिंगल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 8वीं वरीयता प्राप्त श्वांतेक ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को सीधे सेटों में 6-0, 6-0 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया। महिला सिंगल वर्ग में यह उनका 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। 24 साल की श्वांतेक ने फाइनल में एक तरफा प्रदर्शन करते हुए अमांडा अनीसिमोवा को सिर्फ 57 मिनट में हरा दिया। यह 1911 के बाद विंबलडन महिला सिंगल फाइनल में 6-0, 6-0 से पहली जीत है। अनीसिमोवा ओपन एरा में बनी बिना कोई मैच जीते विंबलडन फाइनल हारने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ये दोनों ही खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची थी। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट बराबरी पर चल रहा है। शनिवार को तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 2 रन रहा। जैक क्रॉली और बेन डकेट नाबाद हैं। पहली पारी में किसी को भी बढ़त हासिल नहीं हुई है। भारतीय टीम 387 रन पर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड ने भी पहली पारी में 387 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने तीसरे 3 विकेट पर 145 के स्कोर से खेलना शुरू किया। 53 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाने वाले केएल राहुल ने 100 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स ने 3 विकेट झटके, तो वहीं जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने 2-2 विकेट लिए। ब्रैडन कार्स और शोएब बशीर को 1-1 विकेट मिला। नीदरलैंड के आइंडहोवन में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में भारत की ए हॉकी टीम ने
फ्रांस को 3-2 से हरा दिया। यूरोप दौरे पर भारत ए की ये लगातार तीसरी जीत थी। भारत ए पुरुष हॉकी टीम की तरफ से फॉरवर्ड आदित्य अर्जुन लालगे ने 2 जबकि बॉबी सिंह धामी ने 1 गोल किया। आदित्य अर्जुन लालगे ने पहला गोल किया, जिसके बाद उन्होंने एक पेनाल्टी कॉर्नर गोल में बदला। बॉबी सिंह धामी ने भारत के लिए तीसरा गोल दागा और टीम को जीत दिलाई। वहीं फ्रांस के लिए दोनों गोल क्लेमेंट ने किए। भारतीय टीम की ये लगातार तीसरी जीत थी। भारतीय टीम को यूरोपीय दौरे पर अभी 5 मैच और खेलने हैं। भारत अगले मैच में रविवार को आइंडहोवन के हॉकी क्लब ओरांजे रोड में फ्रांस से भिड़ेगा। देश में शूटिंग का खेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम भारत के विभिन्न राज्यों पर असर डाल रहे हैं। इसी कड़ी में मेघालय सरकार ने एनआरआई के साथ एमओयू साइन कर एक वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज खोलने का फैसला किया है। वहीं आईएसएसएफ ने भारत में निशानेबाजी के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने का फैसला किया है, जो ये साबित करता है कि केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय जिस तरह से देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, देश कई और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी को और भी मजबूत करे कि जनरल सेक्रेटरी कुंवर सुल्तान सिंह से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने यह खास बातचीत की। भारत में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। जिस तरह से लीग पर काम हो रहा है और लगातार सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं निशानेबाजी के लिए, इस पर बात करेंगे जनरल सुल्तान सिंह से। जिस तरह से आप लगातार यूनिट्स जो है वो खोल रहे हैं जहां पर लोग जाके प्रैक्टिस कर सके, पार्टिसिपेंट्स बढ़ सके। एपेक्स नेशनल लेवल हमारे 2 लक्ष्य होते हैं। एक तो प्रमोशनल सेटअप जहां पे हम शूटिंग को जितना बढ़ावा दे सकते हैं और जो खिलाड़ी यूथ से लेके अपनी पूरी एज उस पर वहाँ पे जाए अपना खेल किसी भी सेक्शन के अंदर, राइफल, पिस्टल या शॉटगन के अंदर जितना अपनी माहिरतापन और उसके अंदर रुचि लगा के लगे रहें, एक वो होता है टू द प्रमोशनल स्किल। एट द नेशनल लेवल जब ये बच्चे हमारे पास नेशनल स्क्वाड के अंदर हम लोग उनको चुन लेते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग ऑफ एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम करते हैं, जहाँ से फिर वो अब जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। और आज की तारीख में आप देखेंगे कि शूटिंग स्पोर्ट वर्ल्ड टैली के अंदर फर्स्ट 3 के अंदर आती है। मेघालय में जो आपने ये यूनिट खोला, इसका क्या एमओयू था वहाँ के गवर्नमेंट के साथ और क्या कुछ वहाँ पर कॉल है? देखिए, मेघालय सरकार ने इस स्पोर्ट को बढ़ते हुए और जो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए जो है एक मुहिम ली, उसमें उन्होंने हमको आके वहाँ की स्टेट एसोसिएशन ने और वहाँ की सरकार ने हमें अप्रोच किया कि हम एक ऐसा वहाँ पे नई रेंज बनाए जो इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास लेवल की हो, जिसमें हम एक तो वहाँ प्रमोशनल स्केल बढ़े, बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े और वो एक दर्शनीय स्थान बन जाए वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल शूटर्स को आने का, और वहाँ पे हम इंटरनेशनल इवेंट्स कर पाएँ, जो कि वर्ल्ड कप्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, मे बी हमको एशिया कप भी मिला है अगले साल में। आईएसएसएफ ने हमारे यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखते हुए, सरकार की सहायता को मद्देनज़र देखते हुए कि सब इतना सारा कुछ प्रोत्साहन चल रहा है, तो दे हैव गिवन अस 3 मोर वर्ल्ड क्लास इवेंट्स। कभी नहीं हुआ था और वो किसी भी देश में इतने सारे इवेंट्स नहीं दिए जा रहे जितने इंडिया के अंदर हमारी फैसिलिटीज़ को देख के दिए जा रहे हैं। वार्तावली डीडी न्यूज पर प्रसारित होने वाला एकमात्र साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं। ये कार्यक्रम आज अपने 500 अंक यानी कि 500 एपिसोड पूरे कर रहा है। इस अवसर पर देखिए देश विदेश के गणमान्य लोगों के द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश। दूरदर्शन न्यूज पर संस्कृत भाषा में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली के 500 एपिसोड होने पर डीडी न्यूज को, उसकी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। वार्तावली कार्यक्रम ऐसे ही संस्कृत को जन जन तक पहुंचाते रहे ताकि हमारी प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृत आम जीवन की मूल भाषा बन सके। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।
वार्तावली पंचशतं कार्यक्रमाः इति महान् आनंद विषय अहम दूरदर्शनस्य संस्कृत वार्तावली गणस्य हार्दिकम अभिनंदन करोमि। मैं दूरदर्शन की से जुड़े सभी मित्रों को अभिनंदन करता हूं। संस्कृत वार्तावली की इस सफल कार्यक्रम को 500 बार लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।